करीब 2 साल पहले एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद वो अचानक से लापता हो जाती है। जैसे ही लड़की लापता होती है तो उसे हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। अब जो लड़की होती है अपने पिता के सपनों में आती थी और रोते रोते कहती थी कि पापा आ जाओ और मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना है। बार बार बस एक ही ख्वाब, एक ही सपना, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, जब जब उसके पिता की आंख लगती थी तब तब वो इस सपने को देखा करता था। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे 50 दिन के आसपास का वक्त बीत जाता है। तब वो पिता रोते हुए बिलखते हुए एक लेडी ऑफिसर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी लापता हो गई है, वो मिल नहीं रही है, लेकिन मैं जब भी आंख बंद करता हूं तब वो सपने में आकर कहती है कि मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना है पापा। अब जैसे ही लेडी ऑफिसर ने ये बात सुनी, उस लेडी ऑफिसर ने उस पिता को तसल्ली दी और तसल्ली देने के बाद कहा कि आप घबराइए नहीं, आप घर जाइए, हम आपकी बेटी को कहीं से भी ढूंढ के निकाल के लेके आएंगे। अब उसके बाद उस लेडी ऑफिसर ने इस मामले की जांच की और मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचा देती है। जांच के बाद बेटी मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल वो एक कब्र में दफन थी और 60 दिन के बाद उसे कब्र से बाहर निकाला जाता है। और फिर जैसे ही वो लड़की कब्र से बाहर निकलती है तब वो अपनी बीते हुए कल की दर्दनाक कहानी सुनाती है। इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी की यहाँ पर आंखें नम हो जाती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के जिला फरीदाबाद की है। फरीदाबाद जिले का ही एक थाना लगता है पल्ला। पल्ला थाना क्षेत्र का एक कॉलोनी है रोशन नगर, और रोशन नगर कॉलोनी में मकान नंबर 61 का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण कुमार होता है। वो पेशे से एक व्यापारी होता है। वो व्यक्ति कुछ कारण से इतना परेशान हो जाता है कि रोते हुए बिलखते हुए आखिरकार नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी लापता है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, आप उसको ढूंढ दीजिए। उसने ये भी बताया कि उसकी शादी जो होती है वो 21 जून 2023 को होती है। वो उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद की एक जगह लगती है शिकोहाबाद, वो वहां की रहने वाली है। नाम उसका तन्नू राजपूत, उम्र 23 साल के आसपास है। 23 अप्रैल 2025 से वो लापता है। उसका नंबर भी यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहा है। साहब, उसको ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। इसके बाद पुलिस FIR दर्ज करके इसकी छानबीन में लग जाती है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ जाता है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इस तरीके से लगातार दिन जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पुलिस शायद इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। उसका पति हर दूसरे दिन थाने पहुंच जाया करता था और थाने में जाता था और जाकर कहता था कि साहब, मेरी बीवी नहीं आई है, उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। अब दूसरी तरफ उस लड़की के जो पिताजी है, जिनका नाम हाकिम सिंह होता है, उनके ख्वाब में उनकी बेटी अक्सर आती है और आकर वो रोने लगती है और रोते रोते बस एक ही बात कहती है कि पापा, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। उस लड़की के पापा जो थे वो भी उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। लगभग 50 दिन बीतने के बाद आखिरकार हाकिम सिंह पुलिस स्टेशन जाकर एक ऑफिसर जिनका नाम उषा देवी होता है, उनके पास लगभग 14 जून 2025 को पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब, उनकी बेटी लापता हो गई है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। अब इस मामले को ये महिला ऑफिसर गंभीरता से लेती है और इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करवा देती है। क्राइम ब्रांच ने आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि जहां पर भी ये गली है, जहां पर ये घर है, जहां पर ये कॉलोनी है, यहाँ पर कोई नाला नहीं है, यहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। यानी कि घरों के अंदर से जो निकलने वाला पानी है उसके लिए नालियां तो है ही नहीं, वो सारे पानी जो थे वो सड़क पे ही बहते रहते थे। लेकिन वहां किसी ने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया हुआ था। जब ये गड्ढा खुदवाने वाली बात सामने आती है तो अब क्राइम ब्रांच की टीम उस घर में जाती है और जाने के बाद पूछती है कि तुमने गड्ढा क्यों खुदवाया था। तब वो बड़े गुस्से में कहता है कि साहब, कैसी बात करते हो, जब यहाँ पे कोई नाला ही नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा, इसलिए गड्ढा खुदवाया था। अब पुलिस को यहाँ उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा शक हो जाता है। पुलिस ने अब यहाँ पे उस मजदूर और राजमिस्त्री को बुलवाया जिसने ये काम किया था, ये गड्ढा खोदा था। अब राजमिस्त्री कहता है कि साहब, गड्ढा तो उसने जरूर खोदा था, लेकिन जो काम होना था वो काम होता ही नहीं है। यानी कि सीवरेज सिस्टम जो यहाँ पे बनना था वो बनता ही नहीं है, जल सोखता जो बनना था वो बना ही नहीं है। बस जो मालिक थे उन्होंने कहा कि गड्ढा बंद कर दो और उसके बाद तुम चले जाओ। बस जो मकान मालिक था वो कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया और इस गड्ढे को प्लेन करने के लिए कह दिए और बोला कि इतना करके तुम जा सकते हो। अब जब मजदूरों की ये सब बातें सुनती है तो पुलिस यहाँ पे सोचने लगती है कि आखिरकार गड्ढा खुदवाया क्यों गया था, इसके पीछे का राज क्या है।
अब पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ करना शुरू किया तो यहाँ पर चौंकाने वाली बात सब सामने आती है। अब पुलिस उस गड्ढे को खुद से 21 जून 2025 को आखिरकार खुदवाती है। अब पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है तो लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद उसके अंदर से एक लाश निकल के आती है, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी तन्नू राजपूत की होती है, जो अचानक से लापता हो गई थी, जिसके बारे में ससुराल वाले, मायके वाले सभी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद फिर पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो उस लड़की का ससुर होता है भूप सिंह और उसकी जो सास होती है सोनिया, वो बताते हैं कि 21 जून 2023 को उस लड़की की शादी होती है उसके बेटे से। सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उस लड़की से कुछ यहाँ पर विवाद रहने लगता है, क्योंकि लड़का इस लड़की को अब पसंद नहीं करता है और किसी न किसी बात पर इस लड़की को यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की जाती थी। यही कारण था कि वो अपने मायके चली जाती है और वहां इसी बीच में उसकी मां की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब आखिरकार ये करे तो क्या करे, वो लड़की अब वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आती जरूर है, लेकिन फिर से वही दिक्कत, वही परेशानी यहाँ पे शुरू हो जाती है। आखिरकार सास ससुर और जो बेटा है उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस लड़की को रास्ते से ही हटा दिया जाए। अब 15 अप्रैल 2025 को ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे मारना है। इसके लिए वो पहले प्लानिंग करते हैं और जो सास सोनिया होती है उसको उत्तर प्रदेश के एटा में एक शादी समारोह में जाना था, उसे वहां पे भेज दिया जाता है। अब घर के अंदर में 4 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी, ननद और ससुर। अब 21-22 अप्रैल 2025 की रात को जब खाना बनवाया जाता है तो उस खाने में नशीली पदार्थ मिला दिया जाता है, और नशीली पदार्थ सिर्फ 2 लोग ही खाते हैं, एक तन्नू और एक उसकी ननद। बाकी जो ससुर होता है और जो पति होता है वो उस खाने को नहीं खाते हैं। जब रात हो जाती है तो वो सोने चली जाती है। जो ननद है यानी कि काजल, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही सो जाती है, और जो बहू है तन्नू राजपूत, वो ऊपर के कमरे में जाकर लेट जाती है। अब जैसे ही थोड़ी देर रात होती है तो जो पति होता है वो ऊपर से नीचे उतर कर आता है और वो अपने बाप से, अपने पिता से कहता है कि वो पूरी नींद में सो चुकी है, आप जाकर अपना जो काम करना है वो कर लीजिए। अब ससुर भूप सिंह ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जैसे ही तनु को मारने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश करता है, तभी उसकी नीयत जो है वो खराब हो जाती है। नीयत खराब होती है तो उसके साथ वो गंदा काम करता है, और ये घिनौना कृत्य करने के बाद वो दुपट्टे से उसका गला घोंटता है और उसी तरह उसकी हत्या कर देता है। अब इसके बाद वो अपने बेटे के सहारे आखिरकार उसी गड्ढे में जो उसने एक दिन पहले खुदवाया था, उसी में उसे दफन कर देता है। अगले दिन जब मजदूर आते हैं तो देखता क्या है कि गड्ढा तो बंद कर दिया गया है। फिर वो पूछते हैं कि आप तो यहाँ पर जल सोख्ता बनवाने वाले थे, लेकिन इसे बंद क्यों किया? तब वो बताते हैं कि हमारा प्लान अभी फिलहाल के लिए बदल चुका है, आप सिर्फ सीढ़ियां ठीक करके इस गड्ढे को प्लेन करके चले जाओ। वो राजमिस्त्री अपना काम करके चला जाता है और इस बात को मोहल्ले वाले को कोई भनक तक नहीं लगती है। आखिरकार 60 दिन के बाद लाश बाहर निकलती है, तब पता चलता है कि उस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था। ये बात सास, ससुर और पति सिर्फ जानते थे, ननद जो थी वो नहीं जानती थी। इसलिए पुलिस ने सास को, ससुर को गिरफ्तार किया, लेकिन जो पति है वो अभी भी हाथ नहीं लगा हुआ है जब तक हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं। पुलिस ने जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा किया है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब उस लड़की के परिवार वालों को, उसके पिता को, उसके भाई को, उसकी बहन को जब ये बात पता चलती है तो उनका रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि तन्नू को जल्द से जल्द यहाँ पे न्याय मिले और दोषी को यहाँ पर फांसी की सजा हो। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।